Good morning, ma'am. Good morning, Arima. Good morning, beta. ओ बाइक ले होगी गई।
मैम सोनाक्षी के परजेंट लगा दो। सोनाक्षी लगा दी बेटा, सोनाक्षी सोहनिया। मैम सुपेर चौधरी की भी लगा दो। यही लगा दी, सविता शर्मा, गरिमा चौधरी, सुप्यारी, समीक्षा, सविता शर्मा, इनकी सबकी लगा दी। सुमैया की भी लगा दी, सुमैया छिपा। मैम छुट्टियां कब से है? अभी आपके पास नोटिस आया होगा ना छुट्टियों का, पूछे हो तो कुछ ग्रुप पे डाला है ना सर ने? उसमें समझ में नहीं आया, 6-7 तारीख से थोड़ी है। नहीं, 6-7 को तो क्लास लगेगी बेटा, 6 को भी क्लास है, 7 को भी क्लास है, 8 को सैटरडे है क्या? 8 को देखो बेटा, 8 को क्या है? 8 से वेकेशन है फिर। हाँ बेटा, 8 से क्योंकि है 22 ना तक। 6-7 को तो बेटा वो कांस्टेबल परीक्षा डाल रखी है ना अमित सर ने, उस दिन तो अपनी तो क्लासेस लगेंगी, है ना? कुछ उस समय तो अवकाश डाला नहीं है, उस समय तो चलेगी क्लासेस। जैसे आज कितनी हो गई? 4 हो गई, कल भी क्लास है, 5 को भी है, 6 को भी है, 7 को भी है। और और समझ में क्या नहीं आया बेटा, 9 से डाल रखे है ना अवकाश। मैम हाँ बेटा। कॉलेजेस कब खुलने का चांस है? बेटा आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर है बेटा। जब भी अपने, या तो आजकल कोरोना भी चल रहा है, इस सिचुएशन को देखते हैं बेटा कब खुलते हैं। 23 नवंबर मैम से अब तो नहीं चल रहा कोरोना। मैम अब कोरोना नहीं तो चल रहा बेटा, कोरोना। बेटा इतने तो मिल रहे हैं। अभी जयपुर में कितने मिल रहे हैं? कभी 342 मिलते हैं इन्फेक्टेड, कभी 300 मिलते। 17 से है ना कॉलेज ओपन होने की। चांसेस है बेटा, 17 लेकिन अपने 17 को तो बेटा ओपन होने के चांसेस थे, 17 नवंबर से, 17 नवंबर से। लेकिन अब तो वो नोटिस डाल दिया ना अमित सर ने, तो 17 को तो कहाँ खुलेंगे बेटा, हाँ मैम। है ना? तो इतने दिन की छुट्टियों का क्या करेंगे हम? तो बेटा दिवाली सेलिब्रेट करो फिर, अच्छा है। और 23 नवंबर मैम से। दिवाली तो 14, चलो दिवाली 16 तक मान लो, 22 तक क्या करेंगे, कौन सा वो है? हाँ बेटा, लेकिन अब 23 से ही खुलेंगे अवकाश, तो मतलब 23 को ही शायद अगर अपन आएंगे कॉलेज, तो 23 नवंबर से आएंगे, है ना? यही मैंने अंदाज लगाया है कोर्स कि। तो होगा ही नहीं कंप्लीट हमारा इस साल। क्या बेटा? इस बार कोर्स तो कंप्लीट ही नहीं होगा। हो जाएगा बेटा, कोर्स तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी सेकंड बुक चल रही है अपनी, मतलब सेकंड पेपर चल रहा है, तो ये भी अपना आपका दिसंबर, तो दिसंबर आपका तो। तो हो जाएगा, हमारी केमिस्ट्री की क्लासें ही नहीं लगती। हाँ केमिस्ट्री की लगेंगी बेटा, अब लगेगी। केमिस्ट्री की मानते हैं आपकी, केमिस्ट्री की नहीं लग रही है, जूलॉजी की और बॉटनी की तो चल रही है बेटा। क्यों नहीं लग रही मैम, आपको पता है क्या? बेटा ये नहीं पता, केमिस्ट्री का तो आप उनसे ही पूछना पड़ेगा ना, किनसे, वो सुनीता जी से, सुनीता मिल से। उनको पढ़ाए कितने मंथ हो गए, उनको वो ओनली आई थिंक 1 या 2 वीक ही पढ़ाई थी। हाँ बेटा वो तो सही है, 1-2 वीक ही हुई है उनकी, नहीं तो ग्रुप पे आ ही जाता है मैसेज। लेकिन अभी क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी नहीं कह सकते बेटा। चलो अब अपने स्टार्ट करेंगे, इसलिए मत भूलना। आ जान दो एक को और का, अभी तो अंजलि सोनी आई है और खुशबू तिवारी, सोनाक्षी तो हो ही गई, सविता शर्मा, सुमैया, गरिमा चौधरी, सुप्यारी और समीक्षा, है ना? ये तो है ही। और सुमैया छिपा, अंजलि शर्मा भी आ गई, अंजलि सोनी, अंजलि शर्मा नहीं, अंजलि सोनी। खुशबू तिवारी आई गई, कोमल चौधरी भी आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं, कोमल चौधरी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। कल अपन बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की
मतलब एसेंट ऑफ सेप की थ्योरीज के बारे में तो अपन ने देखा था इम्बाइबिशन थ्योरी, मतलब अंतर शोषण सिद्धांत, जो कि अपन को किसने दिया था, सक्स ने दिया था। तो अपन ने सक्स के अनुसार इम्बाइबिशन थ्योरी किसने दी थी, सक्स ने दी थी। तो सक्स के अनुसार जल वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों से अंतः शोषण इम्बाइबिशन क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इनकी भित्ति में कोलॉइडी कण उपस्थित होते हैं। तो अब अपन बात करते हैं जो कल हुई थी ऑब्जेक्शंस। इस थ्योरी की, इम्बाइबिशन थ्योरी की कुछ आपत्तियां थी। तो यह प्रमाणित हो चुका है कि जल का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की गुहा से होता है, भित्ति से नहीं। कि इम्बाइबिशन थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यह अपन को पता चला कि जो जल का परिवहन है, मतलब एसेंट ऑफ सेप वाहिकाओं मतलब वेसल्स व ट्रैकिट्स की गुहा से होता है, लेकिन भित्ति से नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, आपत्ति है, ऑब्जेक्शन, अंतः शोषण द्वारा, इम्बाइबिशन द्वारा रसारोहण, इम्बाइबिशन द्वारा रसारोहण कम व बहुत ही धीमी गति से संभव है, जो पौधों को वास्तविक दर से कई 100 गुना कम होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। तो इस मत के अनुसार पादप के वायवीय भागों से ट्रांसपिरेशन के फलस्वरूप पत्तियों व शाखाओं में वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी आने से, वायुमंडलीय दाब में यह कमी पानी के नीचे से ऊपर को परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। ऊपरी क्षेत्र में दाब में आई कमी को पूरा करने के लिए जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी के आपत्तियां क्या थी, ऑब्जेक्शंस। पहला ऑब्जेक्शन था वायुमंडलीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्रियाशीलता के लिए आधार पर मुक्त सतह का होना आवश्यक होता है, जो पादप में नहीं पाई जाती है। सेकेंड ऑब्जेक्शन है, यदि पादप के वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन करने वाले भाग पर पूर्ण निर्वात कर दिया जाए, तब भी 10 मीटर में अधिक ऊंचाई तक जल नहीं चढ़ता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यह है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहिजन थ्योरी। वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष, वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष अथवा सहसंजन सिद्धांत, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहिजन थ्योरी। तो यह मत, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी डिक्सन एवं जॉली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इस मत के अनुसार रसारोहण जल अणुओं के मध्य कोइजन तथा जाइलम में उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप होता है। मतलब डिक्सन एंड जॉली ने बेटा क्या बताया कि जो प्लांट्स में, पादपों में एसेंट ऑफ सेप होता है, रसारोहण की क्रिया होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य कोइजन के फलस्वरूप होती है तथा जाइलम में उत्पन्न तनाव के कारण होती है। तो इससे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इसे सहसंजन बल सिद्धांत अथवा वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोइजन थ्योरी या डिक्सन जॉली सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत अब तक प्रस्तुत सिद्धांतों में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। मतलब जो डिक्सन एंड जॉली ने सिद्धांत या थ्योरी प्रतिपादित की थी, उसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोइजन थ्योरी, और यह ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी अब तक सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है, सबसे अधिक एक्सेप्टेड थ्योरी है। और इस थ्योरी के अनुसार जो प्लांट्स में रसारोहण होता है,
जल अणुओं के मध्य कोइजन तथा जाइलम में उत्पन्न तनाव के कारण होता है। अब बात करते हैं कोइजन ऑफ वाटर, मतलब जल का सहसंयोजन, मतलब जल के एक अणु का मतलब है मॉलिक्यूल, जल के एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु एटम दो हाइड्रोजन परमाणुओं से कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। वह विभिन्न जल अणु आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे रहते हैं। इसके फलस्वरूप जल अणुओं में पारस्परिक अत्यधिक आकर्षण व चिपकने की प्रवृत्ति होती है। समान अणुओं के मध्य, मतलब जल अणुओं के मध्य इस प्रकार के आकर्षण को कोहिजन कहते हैं, और कोहिजन बल को टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, तनन सामर्थ्य भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जल अणुओं में वाहिकाओं की भित्ति के अणुओं के प्रति आकर्षण होता है, जिसे एडहिजन कहते हैं। तो एक स्लाइड है, मैं शेयर करती हूँ आपको, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की। बेटा ये वाली बता रही हूँ, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोइजन ऑफ वाटर, ये है। दिस थ्योरी मीन्स ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। 1894 में ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी डिक्सन एंड जॉली ने प्रतिपादित की थी, एंड दिस थ्योरी वाज ग्रेटली सपोर्टेड एंड इलेबरेटेड बाय डिक्सन। और इस सिद्धांत को, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को डिक्सन ने सपोर्ट किया था, और 1914 व 1924 में। तो दिस थ्योरी which is called as transpiration pull theory और कोइजन थ्योरी is very convincing। convincing का मतलब है इस थ्योरी को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। It is based on the following features। जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है या कोइजन थ्योरी है जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दी थी, वो इन दो फीचर्स पर बेस्ड है। पहला है बेटा cohesive and adhesive properties of water molecules to form a continuous water column in the xylem। जो water molecules हैं, पानी के अणु हैं, water molecules में क्या पाई जाती है, cohesive व adhesive properties पाई जाती हैं। और cohesive और adhesive properties के मारे जो there is a continuous water column in the xylem, xylem में एक सतत वाटर कॉलम पाया जाता है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल एक्सर्टेड ऑन दिस वाटर कॉलम। इस वाटर कॉलम जो कि जाइलम में सतत रूप से मिलता है, उस पर ट्रांसपिरेशन पुल एक्सर्ट होता है। तो इस डायग्राम में देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये देख रहे हो आप, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन जॉइंड टू ईच अदर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है, किस लिए, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स उपस्थित है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड अपन देखते हैं इन केस ऑफ वाटर, ये वाटर है HOH, H2O, H2O। In case of water, the electropositive hydrogen atoms of one water molecule are connected with the electronegative oxygen atoms of the other water molecules by hydrogen bonds. So hydrogen bond is very weak, but when they are present in enormous numbers, as in case of water, a very strong mutual force of attraction or cohesive force develops between the water molecules। चूंकि बेटा ये देख रहे हो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है वो चूंकि वीक होता है, वीक माने काफी कमजोर होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कोहेसिव फोर्स
विकसित होता है, डेवलप होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स develops between the water molecules, so they remain in the form of a continuous water column in the xylem. चूंकि water molecules में cohesive force होता है, इसलिए water molecules xylem में continuous water column के रूप में उपस्थित होते हैं. And the magnitude of this force is very high, sometimes up to 350 atmosphere. तो अपन देखते हैं cohesion of water में कि जल के अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है. वह विभिन्न जल अणु आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं. तो अपन क्वेश्चन पूछते हैं, कोहिजन किसे कहते हैं, सहसंजन किसे कहते हैं. तो समान जल अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसको अपन कोहिजन कहते हैं. वह एडिजन किसे कहते हैं, मतलब आसंजन किसे कहते हैं कि जल अणुओं में वाहिनिकाओं की भित्ति के अणुओं के प्रति आकर्षण होता है और इसे एडिजन कहते हैं. अब लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, जल स्तंभ की निरंतरता. तो पादप में जड़ से लेकर शीर्ष तक वाहिकाओं में जल एक सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है. जल अणुओं के मध्य सहसंजन बल मतलब कोहिजन फोर्स के कारण जल स्तंभ टूट नहीं पाता है, तथा आसंजन बल मतलब एडिजन के फलस्वरूप वाहिकाओं व वाहिनिकाओं की भित्ति से चिपका रहता है. मतलब अपन ये देखते हैं बेटा कि जल अणुओं मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य क्या होता है बेटा, कोहिजन पाया जाता है, और इसी कोहिजन के मारे जो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जाइलम में उपस्थित होता है वो टूट नहीं पाता है, तथा वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य व वाहिकाओं की भित्ति के अणुओं के मध्य एक एडिजन पाया जाता है, और आसंजन बल के फलस्वरूप वाहिकाओं व वाहिनिकाओं की भित्ति से चिपका रहता है. मतलब जो जल है आसंजन बल के फलस्वरूप वाहिकाओं व वाहिनिकाओं की भित्ति से चिपका रहता है. तो जल अणुओं में सहसंजन व असंजन बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण ये ऊंचे से ऊंचे पादप में सतत रूप से ऊपर चढ़ सकता है. मतलब अपन देखते हैं जल अणुओं के मध्य वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य सहसंजन बल, इसको कि आप कहते हो कोहिजन बल के कारण जल स्तंभ टूट नहीं पाता है, तथा आसंजन बल एडिजन बल के फलस्वरूप वाहिकाओं मतलब वेसल्स व वाहिनिकाओं ट्रैकिड्स की भित्ति से चिपका रहता है. जल अणुओं में सहसंजन कोहिजन व एडिजन बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण जल ऊंचे से ऊंचे पादप में सतत रूप से ऊपर चढ़ सकता है. जल अणु 300 एटमॉस्फेयर तक तनन सहन कर सकते हैं, जबकि 120 मीटर ऊंचे वृक्ष में जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए लगभग 30 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है. अब अपन बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल की, वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष की. तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, पादप के वायवीय भाग मुख्यतः पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मीजोफिल सेल्स वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल का बाह्य वातावरण में ह्रास करती है. जल ह्रास के कारण मीजोफिल सेल्स पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है. पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पर्णशिराओं, शाखा
व स्तंभ जाइलम तथा अंततः मूल जाइलम में उपस्थित जल के संपर्क में होती है। इस प्रकार विसरण दाब प्रवणता जड़ तक पहुंचती है। तो इस प्रकार विसरण दाब प्रवणता जल तक पहुंचती है, जड़ तक पहुंचती है, मतलब रूट तक पहुंचती है। इस प्रकार ट्रांसपिरेशन के कारण जल स्तंभ में सदा ऊपर की ओर खिंचाव या तनाव रहता है। इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कर्षण कहते हैं या वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष कहते हैं। तो डिक्सन एंड जॉली के ट्रांसपिरेशन अपकर्ष सिद्धांत के अनुसार रसारोहण निम्न क्रमबद्ध चरणों में होता है। एक बार और स्लाइड शेयर करती हूँ, एक शेयर और करती हूँ। इसी में अपन ने देखा था बेटा, डिक्सन एंड जॉली ने बताया था ये the adhesive properties of water, that is the attraction between the water molecules and the container's walls. Here the walls of xylem further ensure the continuity of water column in xylem. मतलब xylem में continuity of water column क्यों होता है? सतत water column किस लिए होता है? क्योंकि water molecules में adhesive properties पाई जाती हैं। एडिजिव का मतलब क्या है? एडिजिव प्रॉपर्टीज का the attraction between the water molecules मतलब water molecules व xylem की भित्ति में आपस में attraction पाया जाता है, इसको adhesion कहते हैं। So when transpiration takes place in leaves at the upper parts of the plant, water evaporates from the intercellular spaces of the leaves to the outer atmosphere through the stomata. More water is released into the intercellular spaces from the mesophyll cells. In turn, the mesophyll cells draw water from the xylem of the leaf. Due to all this, a tension is created in water in the xylem elements of the leaves. This tension is transmitted downward to water in the xylem elements of the roots to the xylem of petiole and stem, and the water is pulled upward in the form of continuous broken water column to reach the transpiring surfaces up to the top of the plants. तो इस प्रकार डिक्सन जॉली के वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत के अनुसार रसारोहण क्रमबद्ध स्टेप्स चरणों में होता है। पहला है जड़ से पत्ती की शिराओं तक वाहिकीय तत्वों में उपस्थित जल सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। मतलब जड़ से पत्ती की शिराओं तक वाहिकीय तत्वों में उपस्थित जल सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस, सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। पर्ण मध्योतक में कोशिकाओं से वाष्प उत्सर्जन के कारण इन कोशिकाओं का वाटर पोटेंशियल अधिक ऋणात्मक हो जाता है अथवा डीपीडी बढ़ जाता है। मतलब जो लीव्स में अपन जानते हैं मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, और चूंकि पर्ण मध्योतक में कोशिकाओं से ट्रांसपिरेशन होता है, तो इन मेसोफिल सेल्स मतलब पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का जल विभव वाटर पोटेंशियल ऋणात्मक हो जाता है अथवा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है, और यह कोशिकाएं समीपवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करती हैं तथा पर्णशिरा के जाइलम से जल ग्रहण करती हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं द्वारा लगातार जल ग्रहण के कारण पूर्ण जल स्तंभ
शीर्ष से आधार तक में खिंचाव या तनाव, स्ट्रेन या टेंशन उत्पन्न हो जाता है, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। मतलब जो मीजोफिल सेल्स हैं बेटा, वो लगातार जल को ग्रहण करती रहती हैं, और मीजोफिल सेल्स चूंकि लगातार जल को ग्रहण करती रहती हैं, तो क्या होता है, स्तंभ में शीर्ष से आधार तक एक प्रकार का टेंशन उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इस टेंशन को, तनाव को, खिंचाव को क्या कहेंगे अपन, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन कर्षण के फलस्वरूप जल स्तंभ आधार से शीर्ष की ओर सतत रूप से रस्से के समान खिंचा चला जाता है। जल अणुओं में कोइजन तथा एडिजन के कारण जल स्तंभ सतत बना रहता है। इसमें अपन ये देख रहे हैं कि जल अणुओं में, वाटर मॉलिक्यूल्स में कोइजन पाया जाता है, और एडिजन के कारण जो जल है, जल स्तंभ सतत बना रहता है। मतलब जल का जो प्रवाह है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। अब अपन देखते हैं कि वाष्प उत्सर्जन कर्षण का प्रदर्शन कैसे करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल कैसे करेंगे। मतलब अपन देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल को एक सरल प्रयोग द्वारा दर्शाया जा सकता है। कांच की एक लंबी नली लेते हैं, नली का एक सिरा जल से भरे बीकर में रखते हैं तथा नली को ऊपर तक जल से भर देते हैं। इस नली के ऊपरी सिरे पर छिद्र बर्तन द्वारा परिबद्ध जल मतलब वाटर सैचुरेटेड स्पंज का एक टुकड़ा रख देते हैं। इस तरह स्पंज से बीकर तक सतत जल स्तंभ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन जाता है। जैसे जैसे स्पंज की सतह से जल वाष्पीकृत होता है, वैसे वैसे जल सतत रूप से ऊपर चढ़ता रहता है। यहाँ स्पंज की तुलना पत्ती से की जा सकती है, जिसकी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। अब कांच की नली वाहिकीय जल स्तंभ को दर्शाती है तथा जल भरा बीकर जड़ की कोशिकाओं के समतुल्य है। अब है एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कोहेजन थ्योरी। अपन ने जो अभी देखा था डिक्सन एंड जॉली के द्वारा जो कोहेजन थ्योरी दी गई थी, उसके बारे में प्रमाण की बात करते हैं। सहसंजन बल सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। तो एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कोहेजन थ्योरी, पहला एविडेंस है पादप के ऊपरी भागों की परासरणी सांद्रता अथवा विलय विभव का मान लगभग 10 से 20 एटमॉस्फेरिक दाब तक होता है, जो जल को पादप शीर्ष तक पहुंचाने में सक्षम होता है। दूसरा है लंबे से लंबे वृक्ष में शीर्ष तक जल आरोहण के लिए 30 एटमॉस्फेरिक दाब सहसंजन बल आवश्यक होता है। जल के अणुओं के मध्य 300 एटमॉस्फेरिक दाब से अधिक सहसंजन बल पाया जाता है। इस प्रकार यह बल रसारोहण के लिए आवश्यक बल से कई गुना अधिक है, जिसके फलस्वरूप जल की सततता बनी रहती है। यह तीसरा है, यह पूर्ण रूप से भौतिक तथा निष्क्रिय विधि है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। मतलब कोहेजन थ्योरी जो कि डिक्सन ने दी थी, वह जॉली ने प्रतिपादित की थी, यह कैसी विधि है, भौतिक विधि है, और इसमें एनर्जी का, ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। चौथा है वाष्प उत्सर्जन की दर रसारोहण दर के समानुपाती होती है तथा ट्रांसपिरेशन कर्षण को तथा वाष्प उत्सर्जन कर्षण को छिद्रित बर्तन
पोरस पॉट प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। चौथा है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे क्रेमर व कोजलोवस्की कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तेज वाष्प उत्सर्जन की अवस्था में वाष्प उत्सर्जन कर्षण के कारण जाइलम वाहिकाओं का व्यास कम हो जाता है, अर्थात संकुचित हो जाती हैं। वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं। वाहिकाओं का व्यास कम हो जाने के कारण जल की सततता बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसे डेंडोग्राम नामक उपकरण की सहायता से दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि तेजी से वाष्प उत्सर्जन करने वाले पादप की टहनी में एक कट लगाकर उस पर जल की बूंदें रखी जाएं तो वे तेजी से अंदर खींच ली जाती हैं। यह लक्षण जल स्तंभ में तनाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, प्रयोगों द्वारा जल के संसंजन बल के फलस्वरूप कटी टहनी में पारे को 2 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाया जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं कि डिक्सन एंड जोली ने जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी दी थी उसके ऑब्जेक्शंस भी थे, उसकी पर कुछ आपत्तियां भी उठाई गई। तो पहला ऑब्जेक्शन था, सहसंजन सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि जल स्तंभ वाटर कॉलम की सततता का बना रहना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान परिवर्तन या जल अभाव में वायु के बुलबुले एयर बबल्स जल स्तंभ में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे जल स्तंभ की सततता कंटिन्यूटी टूट सकती है। मतलब डिक्सन एंड जोली ने क्या बताया था कि बेटा जाइलम में कंटिन्यूअस वाटर कॉलम होना चाहिए, मतलब जल की सततता बनी रहना चाहिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि क्योंकि तापमान में टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन होते हैं, या कभी कभी वाटर डेफिशिएंसी भी होती है, जल का अभाव भी होता है, तो ऐसी स्थिति में वायु के बुलबुले एयर बबल्स जो होते हैं स्तंभ में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि स्तंभ में जो वाटर की सततता है वो बनी रहनी मुश्किल होती है। तो डिक्सन के अनुसार जल बुलबुले के चारों ओर से ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ता है जिस प्रकार नदी का जल द्वीप के चारों ओर से आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि जाइलम तत्वों की भित्तियां अनियमित होती हैं, इसलिए बुलबुले वाहिका या वाहिनिका को पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं कर पाते हैं। वह जल की सततता भित्ति के पास पतली फिल्म रूप में बनी रहती है। इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म्स कॉनिफर पादपों में वाहिनिकाओं की भित्ति पर परिवेशित गर्त बॉर्डर्ड पिट्स पाई जाती हैं, जिनमें स्थित टोरस वाल्व का कार्य करता है जो वायु के बुलबुले को प्रवेश करने से रोकता है, अर्थात जल स्तंभ से बाहर रखता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वाहिकीय तत्वों, वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की नम भित्तियां गैसों के लिए पारगम्य होती हैं। यदि जल स्तंभ में किन्हीं कारणों से वायु के बुलबुले प्रकट होते हैं तो इनकी नम भित्तियों से बाहर विसरित हो जाते हैं, जिससे जल स्तंभ की सततता बनी रहती है। इसी प्रकार मिलबर्न एवं जॉनसन के अनुसार जाइलम में कई वाहिकाएं समानांतर व्यवस्थित रहती हैं, जिससे जल बुलबुले माने वाटर बबल्स, जिससे जल बुलबुले के स्थान पर दूसरी समानांतर वाहिका द्वारा ऊपर चढ़
ऊपर चढ़ जाता है। इसके पश्चात सामान्य मार्ग ग्रहण कर लेता है। कम तापमान वर्षा या रात्रि के समय जब वाष्प उत्सर्जन दर ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाती है तथा जल स्तंभ में तनाव कम हो जाता है, वायु के बुलबुले घुल जाते हैं तथा वाहिका में जल सतत हो जाता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध दूसरा आक्षेप है कि इसके अनुसार वाहिनिकाएं ट्रैकिल्स वाहिकाओं वेसल्स की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं। डिक्सन के अनुसार वाहिनिकाओं की शीर्ष भित्तियां अथवा पट ट्रांसपिरेशन के कारण तनावग्रस्त जल स्तंभ को स्थिरता प्रदान करती है, परंतु प्रभावी वनस्पति आवृत बीजों में वाहिकाएं मुख्य संवहन तत्व होते हैं। संसर्जन बल सिद्धांत में कुछ दोष होते हुए भी अधिकतम वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया है। यह क्रिया विधि लंबे से लंबे वृक्ष में भी रसारोहण के लिए संतोषजनक है। अन्य क्रिया विधि जैसे रूट प्रेशर का भी विशेष परिस्थितियों में कम महत्व है। अब बात करते हैं अन्य दिशा